नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसका नाम है सिटी सिग्नेचर। सिटी सिग्नेचर कार्यक्रम में मैं ऐसे व्यक्तियों को आपके समक्ष, ऐसी प्रतिभाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने काम के दम पर, अपने व्यक्तित्व के दम पर इस शहर का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। आज ऐसी एक शख्सियत जो हमारे स्टूडियो में आई है, उनका नाम कोई और नहीं बल्कि क्राइस्टचर्च कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका डॉक्टर मीत कमल द्विवेदी जी है। मैं उनका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनका एक परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने मुझसे मना किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि जगदीश श्रीवास्तव जी की 2 लाइनें हैं, उससे उन्होंने कहा कि क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ, क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ, सत्य शिव सुंदर नजर आए जहाँ, मैं वही ठहरा हुआ एक मौन हूँ, क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ। लेकिन बात इससे नहीं बनती कि क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ। मेरा कर्तव्य है कि उनका परिचय आपसे कराऊं ताकि जो सिटी सिग्नेचर कार्यक्रम है, ऐसे इस कार्यक्रम की गरिमा और हमारे इस कानपुर का नाम भी बढ़ सके। आइए मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर मीत कमल द्विवेदी जी का अपने स्टूडियो में। डॉक्टर मीत कमल द्विवेदी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम सिटी सिग्नेचर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा सा जो अचीवमेंट है इस शहर का, इससे तमाम लोग शिक्षा मिलेंगे, तमाम लोगों के भीतर ये एक प्रतिभा, एक प्रेरणा मिलेगी कि जैसा मुकुट आपके सर पर है वैसा ही सबके सर पर हो। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरे बाल नहीं है, वरना तमन्ना मेरी भी बहुत थी कि ऐसा मुकुट मेरे सर पर सजे। तो मित्रों, मैं मीत कमल द्विवेदी का फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मीत कमल द्विवेदी जी क्राइस्टचर्च कॉलेज में लगभग 20 वर्षों से अध्यापन कर रही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और लगभग 40 से भी अधिक शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 6 पुस्तकें आपकी रसायन शास्त्र से संबंधित आ चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, कई सारे सेमिनार भी आपने आयोजित कराए होंगे, कई सारे सामाजिक संगोष्ठियों और सामाजिक जो कार्यक्रम हैं उनमें आप बहुत शामिल हुई होंगी। रसायन शास्त्र में शोध पत्र शिक्षण के अतिरिक्त मित्रों की एक और प्रतिभा आपके भीतर है, जो हम देख पा रहे हैं कि शिक्षिका के सर पर जब रत्न होता है, जब कोई मुकुट होता है, तो वो सामान्य चीजें नहीं होती, जाहिर सी बात है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर मीत कमल द्विवेदी जी थिएटर की दुनिया की भी एक नामचीन हस्ती है। आप लगभग 15 वर्षों से कानपुर में स्थापित इप्टा से संबंध अनुकृति रंगमंडल है, उससे आप जुड़ी हुई हैं। लगातार आप काम कर रही हैं वेब सीरीज में, विभिन्न सारे जो सिने फिल्म्स हैं, लघु सिने फिल्म्स हैं, उनमें आप जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही साथ जो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ जिससे कानपुर गर्व करता है आप पर, वो मैं अपने दर्शकों के सामने आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि आप अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिली है। आप अहमदाबाद में आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पीजेंट कॉन्टेस्ट है, जिसमें आप बीपीआर मिसेस इंडिया गॉर्जियस फेस 2022 से सम्मानित हुई हैं। मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कानपुर वासियों की तरफ से। मैं खुद बहुत गदगद हूँ कि आपको इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है। मित्रों, फिर से मुझे 2 लाइनें याद आती हैं। साधना सचान जी है, एक अच्छी कवियत्री है, उनकी 2 लाइनें हैं कि इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, इतनी सी पहचान बहुत है दुनिया में दीवानों की, अंदर गम की सीलन है, देखे धूप मुस्कान, देखिए धूप मुस्कानों के। तो ये जो मुस्कान है, जाहिर सी बात है, इसके पीछे भी कुछ और राज होंगे, इसके पीछे भी कुछ और कहानियां होंगी, कुछ और किस्से होंगे, क्योंकि जो हम पर्दे पे देखते हैं अक्सर वो उतना सही नहीं होता है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपके मुख से ही जानना चाहता हूं कि इस ऊंचाई के पीछे जो शुरुआत थी, क्योंकि जो एक बच्चा आपको देख रहा होगा, जो एक नवांकुर आपको देख रहा होगा, जिसको आपके तरह आगे बढ़ने की इच्छा होगी, वो आपसे कुछ सीखना चाहता है। तो कैसे आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ राजीव मिश्रा जी का कि आज आपने मुझे अपने शैक्षिक दुनिया के इस चैनल में आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और सादर नमन सभी दर्शकों को। और बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छी कविताओं से आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी शुरुआत स्कूल डेज में ही शुरुआत मैंने करी और मुझे बहुत ही रंगमंच से शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा। थिएटर से और नृत्य से मैं बहुत ही दिल से जुड़ी हुई हूँ। जब हम स्कूलिंग करते थे, मैं मरियमपुर स्कूल से पास आउट हूँ। मेरी क्लास 12 तक की जो स्कूलिंग है वो मरियमपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है और वहाँ से ही मैंने अपना ये दौर शुरू किया था। वहाँ पे जो बैले डांसेस होते थे या वहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें मैं बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही सुचारू रूप से मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी और बहुत अच्छी तरह लोगों ने मुझे वहाँ अप्रिशिएट भी किया। आज भी अगर आप वहाँ जाकर पूछेंगे कि मीत कमल एक थी आपके स्कूल में जो डांस बहुत अच्छा करती थी, तो अभी भी लोग मुझे बहुत उस नाम से जानते हैं और मैं बहुत ही उनका आभार मतलब व्यक्त करती हूँ कि इतना लोगों ने वहाँ पे प्यार दिया, इतना प्रोत्साहन दिया, वो एक प्रेरणा बन गया। वो एक प्रेरणा बनी और मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए अगर लोग इतना उसको पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेसीस क्लब ने काफ़ी कार्यक्रमों का आयोजन किया, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी मुझे मिस कानपुर डांसर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस तरह बस ये कहिए कि सिलसिला चलता रहा। फिर कॉलेज के डेज में भी मैं डीजी कॉलेज से पास आउट हूँ, वहाँ की एलुमनाई हूँ। वहाँ पे भी जितने कार्यक्रम होते थे इस तरह के सांस्कृतिक, उसमें पार्टिसिपेट। तो कब आपने डीजी कॉलेज से पास आउट किया? मैंने 98 में वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके पास आउट किया। किस सब्जेक्ट से? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री से। तो फिर आपने आगे पीएचडी करी और फिर आगे मैंने एचबीटीआई में पीएचडी ज्वाइन करी थी और वहाँ से मैंने पीएचडी करी पॉलीमर केमिस्ट्री में और उसके बाद फिर फ्रेशर्स कॉलेज सौभाग्य से मुझे वहाँ पे ज्वाइन करने का मौका मिला। उस बीच ब्रिज रांची में भी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था, वहाँ भी मैंने ज्वाइन किया, बट कुछ घर की स्थितियों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो इन द मीनवाइल महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मैंने वहाँ पे भी जॉब की। मित्रों, मेरे दिमाग में आता है कि कमल तो पहले ही इतना खूबसूरत होता है और जब मीत नाम लगा हो, मीत भी हो साथ में, तो फिर खूबसूरती में चार चांद लग जाना बहुत स्वाभाविक है। तो शुरुआत से डांसिंग में जुड़ी रही आप, फिर ब्यूटी विद ब्रेन, ये एक शब्द बार बार कहा जाता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जो है ये इसको आपने कायम रखा। तो मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक बढ़िया एक ग्लैमरस जिंदगी थी, वहां से आपने बैले डांसिंग और आगे आप बढ़ते गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, उसको आपने अपना दूसरा प्यार एकदम से मान लिया और पहली प्राथमिकता आपने टीचिंग को दी, पीएचडी को दी, आगे ऐसा क्या दिमाग में? एक्चुअली देखिए, जो हमारा कहना चाहिए एक समाज है या एक कहना चाहिए हमारे जो पेरेंट्स का एक जो रहता है हम लोग के प्रति कैरियर ओरिएंटेड हम लोग को होना है, तो एक जो कला की तरफ, कला के क्षेत्र में रुझान अगर आपके बच्चे लेते हैं तो पेरेंट्स उस समय में हमारे टाइम पे इतना प्रोत्साहित नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बारे में कुछ टीचिंग रहता है, तो कभी भी जल्दी उसको प्रोत्साहन, और फिर ये कहा जाता है कि उसमें उतना एस्टेब्लिश्ड कैरियर आपका नहीं हो। तो मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छे करियर को ऑप्ट करूं, तो दे सजेस्टेड मी कि डॉक्टर बनूं मैं, बट नहीं मेरा हो पाया उसमें सिलेक्शन, तो देन आई थॉट डॉक्टर तो बनी ना। हाँ, बट मेरी तमन्ना थी, बिकॉज मेरी मदर और मेरे फादर चाहते थे कि मेरे नाम पे आगे डॉक्टर लगे, तो फॉर दैट रीजन मैं टीचिंग में आगे बढ़ी। मेरी मदर खुद भी टीचर थी और पॉलिटिकल साइंस में वो प्रोफेसर थी डीजी कॉलेज में, तो ये कहिए कि बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे लिए। मेरे फादर ने मुझे बहुत साथ दिया हर तरह से, मेरे कल्चरली एक्टिविटीज को भी लेते हुए, और हमेशा उन्होंने कहा कि आगे रास्ता बहुत बड़ा है, अपनी मंजिल को जरूर हासिल करो। अगर मित्रों बीज कोई पौधा अच्छा होता है तो अपने आप ही उस जो वृक्ष के बारे में जानने की इच्छा हो जाती है कि आखिर कहाँ से उगी है। मैं इस कार्यक्रम में आपके माता पिता के बारे में भी जानना चाहूँगा, उनका नाम भी आपके मुख से सुनना चाहूँगा, ताकि हम आगे भी उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। उनको मैं भी मेरा भी एक नमस्कार बनता है उनको। तो आपने बताया कि आपकी माता जी डीजी कॉलेज में थी, पढ़ाती थी, तो क्या नाम था और पिताजी का क्या नाम था, उनका क्या? बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आज इस प्लेटफॉर्म में मैं अपने पेरेंट्स को भी ये डेडिकेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी। आज तो वो नहीं है दुनिया में, पर मेरे फादर श्री जगजीत सिंह भाटिया, वो पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर थे, और जो मेरी मदर थी डॉक्टर सुदर्शन कौर, वो पॉलिटिकल साइंस में डीजी कॉलेज में टीचर थी।
बहुत बढ़िया बात है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखिए इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे माँ बाप हैं। माँ बाप हमेशा अमर ही रहते हैं, जब तक हम हैं तब तक हमारे माँ बाप हैं, उनका नाम है। और हाँ कि हम टैलेंटेड हैं, लेकिन वो माँ बाप उन्होंने भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता में यकीन रखा और आपको आगे बढ़ाया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, और वहाँ से आपने फिर से अपने स्टेज को अडॉप्ट किया। मैं उनको सादर नमन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बस एक और निजी सवाल कि फिर वो जो मीत कमल जी हैं वो किसके भाग्य में गई, कहाँ से जो है वो सिलसिला में जानना चाहता हूँ, तब फिर बाकी की बातें करते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ये तो कहना चाहिए ईश्वर का। नील कमल पिक्चर लोग देखा करते थे, नील कमल को हमने पहली बार देखा। जी जी एक्चुअली मुझे लोग अक्सर नील कमल ही बुलाया करते थे, नील कमल लोग कम कहते थे क्योंकि नील कमल पिक्चर ही इतनी फेमस थी, तो मुझे लोगों को करेक्ट करना पड़ता था। नील कमल आखिर गिरा किसकी जोड़ी? नहीं ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि मैं द्विवेदी परिवार की बहू हूँ और आज उनका बहुत ही सहयोग है। मेरे पति डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जो कि AHU में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम इस टाइम, और आज उनके सहयोग की वजह से, उनके साथ की वजह से शायद मैं ये सफर तय कर पा रही हूँ। मेरे जो मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, उनकी वजह से, क्योंकि वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं मुझे कि मैं अपने उस मुकाम को हासिल करूं और वहां तक पहुंचूं। और मेरे बच्चे ऋत्विक और रिद्धिमा, उनका तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि आज इतनी छोटी उम्र में भी वो, मेरा बेटा जो है मुझे अक्सर कहता है कि मम्मा अपना पैशन को जरूर अचीव करोगी, एंड गुड फॉर इट। तो ये साथ, ये सहयोग जब देखिए परिवार का रहता है तो शायद आपकी जो गति है वो शायद 100 टाइम्स बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने वो करके भी दिखाया। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी जिंदगी में शुरुआत में कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर हम उसको बिल्कुल विमुख हो जाते हैं उस चीज से। लेकिन आपने अपने जो माँ बाप की इच्छाएं थी, जो परिवार की इच्छाएं थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, उनको पूरा करने के बाद भी आपने जो अपना पहला प्यार था, जो पहला एक इंटरेस्ट था, उसको नहीं छोड़ा, और आपने जो है वो क्राउन लेकर उसको जो है साबित कर दिया कि नहीं, आप अगर चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो जब आज आपको एक तो ये कि भाई कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया जो आपका जो है एक बढ़िया ऑर्नामेंट है, ये जी एक बढ़िया मुकाम आपने हासिल किया है। तो अब जब आपको इतना नाम और आपको इतना नेम एंड फेम सब कुछ हासिल है, शिक्षा जगत में आप एक नामचीन हस्ती है, तो कैसे दूसरों को आप लाभ पहुंचाती हैं अपने जरिए? क्या आपकी इच्छा होती है कि और क्या कर सकें जिससे दूसरे लाभ हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए नामचीन हस्ती होना और उस टैग को कंटिन्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइटल को लेके आए और उसको आगे समाज में आप कैसे उसको आगे बढ़ाएं। देखिए मैं एक शिक्षिका हूँ और मुझे लगता है शायद ये टाइटल मैं सच में डिजर्व करती हूँ, क्योंकि एक शिक्षिका या एक शिक्षक जो होता है वो समाज को बदलने का ही कार्य करता है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जब वो मुझे वहां पे देखते हैं तो बट नेचुरल सी बात है वो सोचते हैं कि नहीं हमें भी आगे बढ़ना है, और वो जो कॉन्फिडेंस वो डेवलप करते हैं वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। मैं आपको सच बात बताऊं, देखिए हमने अचीव किया ये इनफ नहीं है, बट आपको देख के जब बाकी लोग भी आपको फॉलो करने लगे, ये सबसे बड़ी खुशी होती है टीचर के लिए। और मुझे लगता है शायद ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि आज मेरे बच्चे मुझे आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मैं सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ, मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता ये होती है कि हाँ वो हेजिटेट नहीं कर रहे, उनके अंदर भी मुझे देख के कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो क्या यही आपकी जिंदगी की फिलॉसफी है? यस, ये जी मेरा यही मोटो है। देखिए कि आप आए हैं इस धरती पे तो आप कुछ करके जाइए, कुछ सर्व करके जाइए और मैनकाइंड के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तभी आपके जन्म की कहना चाहिए मतलब एक ईश्वर ने अगर आपको जन्म दिया है यहाँ पे, आपको धरती पे लेके आए हैं तो उसको आप जरूर करें। अच्छा, जब शिक्षा की बात करते हैं, जब सौंदर्य की बात करते हैं, तो कुछ चीजें और भी है जो जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल होती है। जानना चाहता हूँ वो जो वैल्यूज हैं आपकी जिंदगी में, क्या किन मूल्यों को आप वरीयता देती हैं? देखिए सौंदर्यता जो है वो तो कहना चाहिए समय के साथ एक ब्यूटी जिसको कहते हैं वो समय के साथ आपकी चलती जाती है। ठीक है, सबसे सर्वप्रथम जो चीज है आपका मन सुंदर होना चाहिए, आप किसी का बुरा मत करिए।
आप किसी से कभी भी ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि देखिए हमारा जो समाज है जो कहते हैं ना कि एक नारी आगे नहीं बढ़ रहा है, नारी सशक्त है। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं कि नारी का एम्पावरमेंट तो जरूरी है, बट जो समाज की आलोचनाओं को वो अपनी आसपास के घेरे में घेर लेती है, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ में। लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, आप अपने जो भी आपका आगे जो भी मतलब संकल्प आपने लिया है, आप उसमें दृढ़ निश्चय रखिए, आप आगे बढ़ते जाइए और अपने मन को साफ रखिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप अपनी वैल्यूज को, आपके जो संस्कार आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, उसको आप कंटिन्यू करके रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी आपको हिला सकता है। तो इफ यू मूव विद वैल्यूज तो यू कैन अचीव योर गोल, यू कैन गो। क्या बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को आपसे आत्मसात करेंगे, सीखेंगे, अपने जीवन में लेकर आएंगे। नवरात्र चल रहे हैं, माता के दिन है, नारी शक्ति का दिन है, नारी सशक्तिकरण का दिन है। ऐसे में आपका अचीवमेंट तमाम नारियों, तमाम स्त्रियों, तमाम महिलाओं के लिए एक नई सी ऊर्जा पैदा करेगी। तो ऐसे में जो मेरा सवाल उठता है कि क्या आपके हिसाब से क्या है जो औरत का जो सशक्तिकरण है, जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या ये है, या आजकल तो दुनिया में आप देख रहे होंगे कि सशक्तिकरण के नाम पे भी कुछ चीजें उछलकर हो रही है। आपका क्या कहना है इसमें? जी देखिए, जो आधुनिकता की बात करते हैं कि नारी मॉडर्न है, मॉडर्न क्या है वो मॉडर्न एक्चुअली क्या है मॉडर्नाइजेशन, जो स्त्री का मॉडर्नाइजेशन हो गया? देखिए मॉडर्न वुमेन होने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहने, आप पार्टीज क्लब्स अटेंड करें, आप मॉडलिंग करें या आप जाके सिर्फ मेकअप करें। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जैसे जैसे समाज आपके सामने आ रहा है या जैसे जैसे परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं अपने परिवार को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके। ये सबसे पहला देखिए एक पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन का, कि आप कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, आपकी माइंड की या आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है। ऐसा नहीं कि आप अपने एम्बिशंस के पीछे भाग रहे हैं, आप अपने परिवार को किनारे कर रहे हैं, अपने बच्चों को साइड ट्रैक कर रहे हैं, या आप जहाँ काम करते हैं उस जगह को आप साइड ट्रैक कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन कि आप कैसे अपनी मानसिक संतुलन को मेंटेन करते हुए आप कैसे आगे मूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो सामाजिक कुरीतियां हैं, क्योंकि देखिए जब आप इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में आगे चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपके सामने आती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितने लेवल तक आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर कोई वैल्यू है या कोई अगर सच में अगर आप किसी क्वालिटी को लेते हैं, तो अगर आपके अंदर है तो आप निश्चय ही आगे बढ़ेंगे। समय का बस इंतजार करना पड़ता है, कोई ना कोई पहचानने वाला आपको जरूर मिल जाता है, रास्ते में आपकी मंजिल जरूर अचीव होती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ईश्वर आपका साथ जरूर देता है अगर आप सही राह पे चलते हैं, और जरूर कोई ना कोई रास्ता। ब्यूटी विजन के बारे में बहुत सारे लोग नकारात्मक भाव रखते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए ये उनकी सोच है। मैंने इस ब्यूटी विजन में पार्टिसिपेट किया और वीपीआर द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और मैं आपको सच बता रही हूँ कि इतना अच्छा ये इवेंट था। और मैंने शायद पार्टिसिपेट इसीलिए किया था, देखना मैं चाहती थी कि आफ्टर ऑल क्या होता है ब्यूटी विजन्स में। जो लड़कियां जाती हैं, जो लेडीज जल्दी हिम्मत नहीं कर पाती हैं, एक सर्टेन एज के बाद एक आप शादीशुदा हो जाते हो तो आप जल्दी उसमें आप नहीं स्टेप कर पाते हो। बट मैंने इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट किया, ये देखने के लिए कि आफ्टर ऑल ये है क्या। इस यात्रा के बारे में थोड़ा विस्तृत बताइएगा ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि अगर कभी किसी के मन में कोई इच्छा हो क्या हो। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज हैं वो जरूर इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक लेवल ऑफ जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आता है, या आप अपने आप को कहते हैं ना एक रिफ्रेश जो आप कर सकते हो, वो आप यही कंटेस्ट के थ्रू कर सकते हो। तो यात्रा ऐसे शुरू हुई थी कि इसका एक फेसबुक पे इस तरह का फॉर्म आया था, मैं फेसबुक देख रही थी तो मैंने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमारी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो ऑनलाइन सेशंस ही हमारे चले थे, ट्रेनिंग के सेशंस उन्होंने करे थे, वर्कशॉप हुई थी जिसमें कि योगा के सेशंस होते थे, मेंटल फिटनेस के होते थे, आपके मेकअप के सेशंस होते थे। और इस तरह ये दौर चलता रहा 2 महीने। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे ऑडिशंस भी कर रहे थे, तो 400 लोगों ने देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 40 कंटेस्टेंट को उन्होंने फाइनलाइज किया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश से, कानपुर से मैं सिलेक्ट यहाँ से
मुझे और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी जब मुझे पता चला था कि बॉम्बे, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, चेन्नई सब जगह से पार्टिसिपेंट्स। आपके मन में कोई डर नहीं लगा कि जो है हम कानपुर से जा रहे हैं वहाँ महाराष्ट्र वाली कोई आ रही होगी? सच बताऊं तो मैं बहुत डर गई। हाँ। मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उन वैल्यूज के साथ बड़े नहीं हुए, या उस तरह के मॉडर्नाइजेशन को हमने नहीं देखा जो मुंबई में है या जो दिल्ली में है या जो बाकी सिटीज में है। तो अंदर से मुझे बहुत भय था, बट फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। बस ये वैल्यूज को मैं लेके गई थी और मैंने करके दिखाया। आपके सामने हूँ आज मैं। ये तो हमारे शहर का एक अचीवमेंट है। इस इंटरव्यू के बाद मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाएं जो भी फेसबुक पे थोड़ा बहुत सोचती हैं कि 2 मिनट छोड़ दें काम को, अभी पूरा निर्णय कि कब ये फॉर्म आया और कब मैं भरूं। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये मत सोचिए कि आपकी एज हो गई है, दैट यू आर रनिंग 35 और 40 और 45 इसके बाद लाइफ खत्म होगी, ऐसा नहीं है। एज इज सिंपली अ नंबर। एज को आप ये मत कहिए कि हम नंबर्स के साथ कैलकुलेट कर लें। आपका दिल जवान होना चाहिए, कहने को है। और दूसरी बात, आपकी मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। भैया बहुत खतरनाक जवाब आपने दिया है नीलकमल जी ने। एक तो ये कि फेसबुक का जो थोड़ा बहुत टाइम बच रहा था महिलाओं का वो ज्यादा जाएगा, और दूसरी बात ये कि वो उस उम्र की महिलाएं भी अब पार्टिसिपेट करने लगेगी जहां वो सोचेगी नहीं चलो थोड़ा राम नाम लेते, लेकिन बढ़िया है, अच्छा है। तो ये बताइए राम नाम के साथ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं को भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। आप शुरू से अपने परिवार में देखिए, महिला पूरी उसी के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाती है, तो उसको अपने लिए भी समय चाहिए और ये बिल्कुल उसको आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि एक जो अपने ऊपर वो समय जब देती है और फिर से एक अपनी उसकी जो एक डेवलपमेंट होता है वो बहुत जरूरी है। तो आपके हस्बैंड जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा था कि जाओ जी ले अपनी जिंदगी? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था, जब मैंने उनको ये बताया था कि मैं इस तरह वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो एक बार वो उन्होंने बोला क्या है, पूरा उन्होंने इंक्वायर किया, देन ही सेड कि ओके फाइन, गो अहेड, अगर मुझे लगता है वो कर सकती हो तो। अच्छा, मैं उनको भी बहुत नमस्कार करता हूँ। हम लोग के पास इतना दिल नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा जिक्र किया, इतना बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सोच है, वही बात है, ये कहना चाहिए सोच है कि कोई रिस्क ले रहा है, कोई जिगर की बात कर रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपने भी पूछा ये सवाल की ब्यूटी विजन्स को लेके लोगों के अंदर नकारात्मक सोच है, तो यही सोच है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइए और आप खुद भी जाके उस मिशन को एंजॉय करिए, आपको भी बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए ठीक है, मेरे तो बात नहीं है, मुझे अगर क्राउड मिलेगा तो मेरे बात छूट जाएंगे, मैं निश्चित रूप से जाना चाहूंगा। तो ऐसे में जब डिजिटलाइजेशन आपका तो जो अचीवमेंट रहा उसमें डिजिटलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, आप क्या सोचती हैं कि ये एक समाज पे जो डिजिटलाइजेशन अभी चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीजें, ये समाज पे कैसा नकारात्मक, क्या सकारात्मक, कैसा इम्पैक्ट डालता है, आप क्या सोचती हैं? देखिए, सीमाओं में रहना, लिमिटेशंस में अगर आप इसको यूज करते हैं तो बहुत यूजफुल है और इससे हम लोग बहुत डेवलप भी करते हैं हर तरह से। बट अगर आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे आज का हमारा यूथ है, बिल्कुल वर्चुअली कनेक्टेड है, एक कमरे में आप बैठे हैं, आपके बच्चे भी बैठे हैं, आपके हस्बैंड भी बैठे हैं, आप भी बैठे, चारों लोग मोबाइल में लगे, तो वहां पे आप क्या है, आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो वो चीज देखिए हानिकारक है। तो लिमिटेशंस में हर चीज अच्छी है, हर चीज बढ़िया है, बट अगर आप लिमिट क्रॉस करके आप 24 घंटे उसी में लगे हैं, उसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये खराब है। और बच्चों के लिए तो स्पेशली देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी बिल्कुल कुंद बुद्धि कर देता है, क्योंकि टोटली आप एक पर्टिकुलर मीडिया पे डिपेंडेंट हो कि अगर आपको किसी चीज को ढूंढना है तो आप तुरंत गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि का कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उतना देखिए, उतना प्रभावित होइए जितना जरूरी है, बाकी ईश्वर ने इतना बढ़िया आपको बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करिए और उसको आगे भेजिए। मैं डॉक्टर नीलकमल द्विवेदी, जो कि एक शिक्षिका हैं क्राइस्ट कॉलेज में रसायन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे एक सवाल करता जी कि जब हम फेसबुक पे कुछ ढूंढते हैं हमें अच्छा मिल जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि रील्स और तमाम सारी चीजों में कुछ बुरे इफेक्ट भी आ रहे हैं, उनसे बच्चों को थोड़ा बचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक लिमिट तक देखिए आप सोशल मीडिया यूज करिए, बहुत अच्छा है, बट बच्चे हमारे आजकल क्या है, शॉर्टकट चाहते हैं। बच्चे क्या, हम लोग खुद भी एक शॉर्टकट चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लें और उस मुकाम तक पहुंच जाए, पर ये इतना आसान नहीं है।
कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाए। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप उसको कैसे प्रदर्शन करते हैं ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रील्स बनाएं तो उसी से आपका क्रिएटिविटी आगे आएगी। आप चार लोगों के बीच में बैठ के जब आप अपनी बात कहते हैं तो उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं और उसको उस चार से चार और आगे सीखते हैं। तो इस तरह भी आप एक चेन बना सकते हैं। ठीक है। मेरी दो लाइनें हैं मित्रों। मैं कहता हूँ कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही। तो वो जो गुरु है वो कहीं भी मिल सकता है, फेसबुक पे भी मिल सकता है, व्हाट्सएप पे मिल सकता है, रूबरू भी मिल सकता है, लेकिन आपको देखना है कि हमें किसको गुरु बनाना है, वो जो बैड रील्स है या जो ये वो जो गुड रील्स है। तो लेकिन हमारे समझ डॉक्टर मित्र द्विवेदी जी हैं जिन्होंने फेसबुक को भी अपना गुरु बनाया, स्वयं भी वो गुरु हैं, और इसके बावजूद पढ़ने और इस कंटेस्ट और ऐसी तमाम इच्छाओं के बीच में भी आपने जो है वो शॉर्ट फिल्म्स करी, आपने जो है एड फिल्म्स करी, आपने वेब सीरीज करी। इस यात्रा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये कहाँ से शुरू किया और किस तरह से आपकी यात्रा आगे बढ़ी, किन किन प्रोजेक्ट पे आपने काम किया? देखिए, थिएटर से हम लोग एसोसिएटेड थे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते थे, ऑल्दो मैं उससे इतनी एक्टिव नहीं। किस साल की बात है? 2018 में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब सुटेबल बॉय नाम की वेब सीरीज बनी थी और उसका जो कहना चाहिए यहीं पे यहाँ पे टेलीकास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने डेवी कॉलेज दिया था और वहीं पे उनका शूट चल रहा था। तो उन्हीं की टीम के कुछ लोग हमारे कॉलेज में आए थे और उन्होंने अप्रोच किया कि उनको कुछ चाहिए लोग यहाँ से। तो उनमें से मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स और मेरे कुछ कलीग्स थे, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हम लोग गए अपने दिन शुरू पे सुबह 7 बजे हमें बुला दिया गया था और जब वहाँ जाकर हम उनके सेट्स देखे तो मीरा नायक जी से हम मिले वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत उस टाइम की तारीफ करी थी कि नहीं शुड कम फॉरवर्ड और आप आगे आइए। और बड़ा इंटरेस्ट हुई थी कि मैं टीचर हूँ और टीचर होने के साथ साथ हम ये भी साथ में कर रहे हैं। तो सफर आप समझ लीजिए वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया था। और अनिल रस्तोगी जी जो कि मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने भी मुझसे बोला कि तुम आगे बढ़ो। वो भी साइंटिस्ट रह चुके हैं CBRI में और उन्होंने बोला जब मैं कर सकता था तो तुम भी पार्ट टाइम इसको शुरू कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की जरूरत है इंडस्ट्री में, तो यू कम फॉरवर्ड। और यहाँ पे डॉक्टर रुमेन जी हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत सहायता करी, बहुत मुझे मेंटरिंग करी है और बहुत सारे मुझे कहना चाहिए ऑफर्स भी उन्होंने दिए, रिव्यूज भी दिए, प्लेटफॉर्म्स मुझे दिए कि आगे बढ़ने के। और आज जो भी हूँ सबके भी साथ और सहयोग की वजह से। मैं बहुत बहुत उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और आज हम इस मुकाम पर। अच्छा, सुटेबल बॉय के साथ आपने फिर छोटे यादव विद्या वेब सीरीज करी और इसके अतिरिक्त मैं देख पा रहा हूँ कि किसान विकास योजना ABTV का आपने विज्ञापन किया, फिर लघु फिल्म करी आपने पिता हिंदी हमारी मातृभाषा। तो कितनी ऐसी फिल्में करी अभी तक? इस तरह की 10-12 फिल्में मैं कर चुकी हूँ, हमारी कुछ नहीं है क्योंकि भी और आगे भी आगे तरीका से। तो ये जो यात्रा है 2018 की है या इससे पहले भी आपने कुछ प्रैक्टिस करी थी, कुछ सीखा था? उससे पहले पर्दे पे नहीं था, उससे पहले जो थे वो आपके ये कि वैसे ही शूट्स करते थे जाके, जो कि लोकल शूट्स होते थे, पर बहुत ज्यादा मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी। बट शुरुआत मेरी 2018 में जो स्टेबल बॉय आई थी उनसे शुरुआत हुई। मुझे निकला कि हे भगवान आप क्या क्या करती हैं, लेकिन प्रश्न ये निकल रहा है कि आप कैसे करती हैं। आप कॉलेज से और थिएटर की दुनिया से आप जो है मम्मा बन के भी, एक पत्नी बन के भी, कैसे ये सारा तारतम्यता, कैसे सामंजस्य आप बैठाती हैं? डॉक्टर साहब जो है वो आसानी से आपको झेल लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो, और ये कह दीजिए कि ऊपर वाले की कृपा है कि ये सब चल रहा है। मुझे खुद ही पता कैसे चल रहा है, क्योंकि कॉलेज में भी हम उतना ही पूरा समय देते हैं और मैं बहुत कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने वर्क के लिए, और मुझे अपना कॉलेज बहुत प्रिय है कहना चाहिए। क्राइस्टचर्च में समझ लीजिए मेरी आत्मा है, मैं ये कहूँगी। और आज बहुत सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म से भी हमने सीखी, क्योंकि प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते थे तो जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा आया वो उसी से ही आया, और उसके साथ साथ ईश्वर ही है जो सब करा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ। क्राइस्टचर्च कॉलेज नगर का एक ऐसा कॉलेज है जिसने बहुत बड़े बड़े राजनेता दिए हैं, आपके वैज्ञानिक दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, अधिकारी दिए हैं। तो वैसे में आप एक माननीय हैं, आपने भी जो है क्राइस्टचर्च कॉलेज का नाम रोशन किया है। तो क्राइस्टचर्च आपको जहाँ गर्व है वहाँ क्राइस्टचर्च कॉलेज को भी आपको आप पर गर्व होगा, निश्चित रूप से आप पे गर्व होगा। तो बात ये चल रही थी कि आप सब जगह का सामंजस्य कैसे बैठाती हैं, कैसे घर भी आप देख लेती हैं, कैसे जो है वो
शिक्षा जगत भी देख लेती है। देखिए जितना पूरा दिन तो कॉलेज में ही हाँ, होता है और उसके बाद रात का समय मेरे पास जो होता है जी, और अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के अपने बाकी सारे कार्यक्रम जैसे मुझे कहीं के इन्फॉर्मेशन भेजने हैं कुछ करना है मैं सब रिकॉर्ड करती घर वालों को सोने नहीं देती। नहीं, घर वाले सोते रहते हैं तो बीच में आराम से कर लेती हूँ और उसके बाद फिर 6 बजे से जैसे बच्चों का रूटीन शुरू होता है तो वो मैनेज करते हैं और कॉलेज भी बहुत मतलब मेरी हेल्प करता है, बहुत सहयोग रहता है। मेरे साथ के जो कोलीग्स हैं, साथ में हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए और जब भी मुझे छुट्टी चाहिए होती है तो मुझे मिल जाती है और मैं आगे फोन करती हूँ। अब चलिए एक दो प्रश्न मेरे पास शोधपरक शिक्षण से आते हैं, क्योंकि आपने 40 से अधिक रिसर्च पेपर लिखे, 6 से अधिक आपकी किताबें आ चुकी हैं, आपका 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। शोध की दिशा में क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको कि आजकल के बच्चों को शोध में कितना आगे बढ़ना चाहिए? देखिए बिल्कुल बहुत आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोर साइंसेस में जो कहना चाहिए हम लोग बहुत बैक कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो रुझान है वो अब टीचिंग की तरफ बहुत कम रह गया, रिसर्च की तरफ बहुत कम रह गया। वो क्या चाहते हैं कि शॉर्टकट हो, आप ग्रेजुएशन करिए और तुरंत उनको नौकरी हासिल हो जाए और इवन बीच में भी अगर उनको अच्छा ऑफर आता है तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। दूसरी चीज एक जो सरकारी सेक्टर की एक जो रुझान रहती है हर इंडिविजुअल को इंडिया में, ये भी बहुत बड़ा एक है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो अगर बीएससी भी बच्चा कर रहा है अगर उसकी बैंक में जॉब लग जाती है तो वो बहुत खुशी खुशी उसको ज्वाइन करता है। तो शोध के क्षेत्र में तो मैं कहूँगी कि बच्चों का रुझान देखिए ये हम ही लोगों पर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे उस लाइन तक आगे लेके जाएं, क्योंकि जब वो हमें करते देखेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है, इवन आप इस डेटा को आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमारे जितने एमएससी के बच्चे रहते हैं, इवन जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम हमारा ही स्टूडेंट को एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेता है और आगे हम उनको रिसर्च में भी आगे मोटिवेट करते हैं और आगे उनको कहते हैं कि तुम लोग जीआरई नेट क्वालिफाई करो, गेट क्वालिफाई करो, अच्छी अच्छी लैब्स को साथ में कोलैबोरेट करो और हम लोग तुम्हारे साथ और काम करो। तो इस तरह बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। उनको बताते हैं हम कि कितने एवेन्यूज हैं कि जब आप एक रिसर्च करेंगे, रिसर्च इंडस्ट्री में आपको कितने स्कोप्स हैं, कितने पेटेंट्स कर सकते हैं, कितने पब्लिकेशंस कर सकते हैं और आपका नाम देश विदेश में हो सकता है। तो बट नेचुरल सी बात है बच्चे उसको आगे परस्यू करते हैं और इंटरेस्ट अब आ रहा है और यूजीसी की भी काफ़ी नियम देखिए चेंज हो गए हैं, तो क्योंकि जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े चेंज हो रहे हैं, पीएचडी को इस टाइम बहुत अहमियत दी जा रही है, तो बच्चे निश्चित दौर से मूव कर रहे हैं। एक बेबाक सवाल पूछना चाहता हूँ एक शिक्षक से, शोध की दृष्टि से, मैं खुद एक शोधार्थी हूँ इसलिए मैं ऐसे ही पूछता हूँ। शोध में गिरावट आ रही है, जब मैं देखता हूँ शोध में गिरावट आ रही है, शोध मैनेज हो रहा है। आपने भी कहा कि भाई शोध हो रहा है और हमारी नौकरी लग गई बैंक में तो बैंक में चले गए, ऐसे जब हम शोध करते हैं तो वहां पर भी बड़ी गिरावट आ रही है। सरकार की दिशा में, सरकार की नजर में या सरकार की तरफ से जो रेगुलेशन है वो तो आ रहे हैं, पर क्रियान्वयन कितने हो रहे हैं या आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कितनी और सुविधाएं देनी चाहिए बच्चे को, कितनी और जागरूकता के वर्कशॉप सेमिनार्स होने चाहिए ताकि बच्चा और आगे मतलब सुविधा, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ से जो प्रतिभा पलायन जैसी स्थिति जो पहले हम सुनते थे वही आज हुई। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया और मेरे मन का आपने प्रश्न किया। देखिए शोध की जो क्वालिटी गिर रही है उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग, क्योंकि जब आप सिर्फ एक कहना चाहिए जब आप टीचिंग में आ जाते हैं, मैं इसको आपको दो सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगी। जब आप टीचिंग में आ जाते हैं और जब आपको प्रमोशंस चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी तरह के जर्नल्स में पेपर पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, आप पैसा देकर पब्लिकेशन करते हैं और उसको आगे फर्दर एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है और आप प्रमोट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सिस्टम यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जहां तक कॉलेज में आप ये कहिए रिसोर्सेज की बात है, बिल्कुल फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ कॉलेजेस में रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हम लोग जिस रिसर्च लैब से काम करके आते हैं और फिर जब हम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं जहाँ पे रिसर्च लैब्स को डेवलप करना हमारा कर्तव्य होता है, बट ऐसे आप डेवलप नहीं कर सकते जब तक आपके पास फंड्स नहीं हो। और सरकार इस टाइम बहुत सारी सुविधाएं दे भी रही है कि आप प्रोजेक्ट्स लेके आइए डीएसटी से, यूजीसी से, आपकी यूनिवर्सिटी इस टाइम जो हमारे माननीय वाइस चांसलर सर यहाँ पे आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे सीवी रमन प्रोजेक्ट स्कीम निकाली जिसमें कि वो शोध को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और कॉलेज के टीचर्स को भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए, एक लाख के प्रोजेक्ट्स हम लोग मिले हैं, मुझे खुद भी वो प्रोजेक्ट मिला है। तो आप धीमे धीमे करके देखिए, जब आप चाहेंगे तो आप डेवलप कर सकते हैं।
एकदम से आप कहिए कि 15 लाख 20 लाख का आप एक इंस्ट्रूमेंट ले आइए और आपने इस्टेब्लिश कर दिया तो आप शो कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस नहीं चलता है। आप स्लो एंड स्टेडी जब आप खुद सोचेंगे कि मुझे अपनी लैब को इस्टेब्लिश करना है, मुझे अपनी खुद की रिसर्च लैब बनानी है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर देखा जाए सही मायने में तभी काम होता भी है, क्योंकि काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको नया क्या करना है वो आपको पता है कि आपके एरिया में क्या नवीनीकरण है। तो जब आप करेंगे, और मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपने ग्रेजुएशन के बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जो कि हम कर हमारे कॉलेज में ये प्रोसेस चल रहा है और हम लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल से बच्चों को उसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चलो ठीक है, जैसे मेरी लाइन पॉलीमर है तो हम उनको बताते हैं कि आप पॉलीमर बनाइए, इससे ये बेनिफिट्स हैं। और आगे जब वो बनाना देखिए अपने हाथों से सीखेंगे तो बड़ा नेचुरल सी बात है, उनका इंटरेस्ट आएगा। 10 में से कुछ नहीं तो 2 बच्चे तो आपके साथ आएंगे ही आएंगे काम करेंगे। तो ये नवीनीकरण देखिए यहाँ से होना चाहिए। नवीनीकरण का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी आपने 1-1 करोड़ की लैब्स बना दी और वहां आप गए और आपने एनालिसिस करें, वो भी जरूरी है, बट जब नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। बात निकल के आती है कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, नीचे के स्तर से आप सोच को आगे बढ़ाइए, बेसिक स्तर से सोच को आगे बढ़ाइए तो सोच आगे जाएगा। फिर ये एक बहुत विस्तृत विषय है जिस पर हम आपके साथ एक इंडिविजुअल चर्चा करेंगे। आज तो जो है संक्षिप्त वार्ता, बहुत ही अल्प समय है हमारे पास बात करने के लिए। तो चलिए, आपको हमारे दर्शकों से कोई और संदेश हो आपका, जो आपकी कोई और बातचीत हो, आपके लिए इच्छा हो तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रहिए माइंडसेट से, बहुत अच्छी तरह लाइफ को आगे देखिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर रखिए। और देखिए महिलाओं के साथ थोड़ी सी एक जो मुझे पर्सनली लगती है और मैं शायद आपके प्लेटफॉर्म पे शायद शेयर भी कर सकती हूँ, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करिए। जहाँ आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं वहीं चीजें खराब होने देखिए शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि 3 C हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह लेके चलना चाहिए। एक तो केयर करनी चाहिए, दूसरा आपको कॉम्प्लीमेंट हमेशा करनी चाहिए और हमेशा लाइफ में चिल रहना चाहिए। ईश्वर ने जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। आपके एफर्ट्स होने बहुत जरूरी हैं। आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी वो चीज नहीं मिलेगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे मैक्सिमम ध्यान दीजिए, क्योंकि विद एज सबसे ज्यादा अगर आपकी हार्म होती है तो फिजिकल फिटनेस पे आपके आता है, जिससे कि आपका माइंड सबसे पहले इफेक्ट होता है। बट अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस अच्छी रखेंगे और मेंटल फिटनेस अच्छी रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है जो आप अचीव नहीं कर सकते। 6 बातों में से 5 बातें तो मैंने आपकी मान ली, हालांकि लेकिन एक बात नहीं मानता। क्या औरत है और कंपैरिजन में फिर ये कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं है। ये तो जो है ऐसी बात हो गई कि 2-3 औरतें जेल में बंद थी, उन्होंने 6 महीने तक साथ बिताया और जब वो जेल से बाहर निकली तो बोली ठीक है बाकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हमारी थोड़ी ही बात हुई। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। मैं यहाँ पे आपको स्टॉप करूंगी। आप औरतों के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और मुझे लगता है कि समाज ये जो कंपैरिजन कराता है शायद, तो अपने माइंड की जो कहना चाहिए मेंटल फिटनेस को हम सही रखें। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे मेरा ये पक्का इरादा है, जानता हूँ मैं कि कल हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमारे दर्शक जरूर पूछेंगे कि ये जो क्राउन सजा है ये मुझे कब मिलेगा, या मुझे कैसे मिलेगा। ये कंपैरिजन तो निश्चित होने वाला है। और नहीं, अच्छा कंपैरिजन कभी अब ये मैंने अच्छा बुरे कंपैरिजन की बात नहीं, बट कंपैरिजन नहीं होना। चलिए, बहुत बिल्कुल एक समाजशास्त्री की दृष्टि से आपकी जो सोच है बिल्कुल अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब आपने इतना सब अचीव कर लिया है तो अभी जो है कुछ और अचीव करना है, मन भर गया है, आगामी जो योजनाएं हैं वो क्या है? किसी और के लिए कुछ छोड़ेंगी जगह? मन तो ऐसा इतना चंचल है कि ये कभी नहीं करता है, इसीलिए कंपैरिजन होगा कुछ मेरे लिए नहीं सबकी अपने भाग्य लिखे होगा, सब उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल में ही एक मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म साइन करी है जो कि वो श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और वो अवार्ड फिल्म ही बनाते हैं, बनवारी की अम्मा करके, उसमें मुझे बहुत अच्छा एक रोल मिला है और बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगा। तो अभी तो यही प्रोसेस है और मैं कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी आगे कर रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सच्ची दुनिया की तरफ से कि आप खूब आगे जाएं,
इतना आगे जाए कि स्वैच्छिक दुनिया आपकी जब आपको स्टूडियो में बुलाए तो बोले भाई आप डॉक्टर वीर कमल जी का जो है आपने इंटरव्यू लिया, ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात होगी मित्रों। और दो लाइनें कहता हूँ अपने स्टूडियो के लिए अपनी तरफ से कि बीज को अभिव्यक्ति से एक शिखर देना चाहता हूँ, बीज को अभिव्यक्ति से एक शिखर देना चाहता हूँ। हाँ, आज अभिनव प्रयोग मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये जो अभिनव प्रयोग मैंने आपके साथ किया, अपने दर्शकों को बताया, दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं आपको लेके आया। तमाम मनों की उत्कंठाएं होती हैं, तमाम लोगों के मन में ये स्थिति होती है कि मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे तो एक लाइमलाइट में आना है, लेकिन आपने बताया कि नहीं, मैंने पहली प्राथमिकता अपने संस्कार को दी, अपने माता पिता की इच्छाओं को दी और उसके बाद अपनी उस इच्छा को भी मूर्त रूप में शामिल करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। ऐसे कई सारे सिटी सिग्नेचर के रूप में प्रतिभाएं हमारे कानपुर, हमारे शहर में, हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आंखें उन्हें देख नहीं पाती। तो यदि आपकी आंखें उन्हें देख रही हो तो स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो का बहुत बहुत स्वागत है, उनको हमसे परिचय कराइए। यदि आप स्वयं ऐसी प्रतिभाएं, स्वयं ऐसा ही प्रतिनिधित्व कुछ करते हैं तो भी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम स्वैच्छिक दुनिया के इस मंच पर आपको आमंत्रित कर सकें, आपके विषय में जो दुनिया है, देश दुनिया है, उससे आपको रूबरू करा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा फिर से डॉक्टर वीर कमल जी आपको स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में ताकि समय आपने दिया, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई घटनाओं के साथ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.